साथियों नमस्कार, मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ वी श्रीवास्तव अवेलेबल है, जिनको इंडस्ट्री का लगभग 22 साल का रिच एक्सपीरियंस है। बाई क्वालिफिकेशन MBA इन CA है। MBA भी बेस्ट इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, IIM इंदौर से। तो इनका रिच एक्सपीरियंस का अपन एडवांटेज लेते हैं। मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, आपको इंडस्ट्री का लगभग अराउंड 2.5 डिकेड का रिच एक्सपीरियंस है, आई विटनेस है। इंडियन इक्विटी मार्केट ने हिस्टोरिकली बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है, 13-14% का शेयर रिटर्न दिया है। आने वाले समय में आप इंडियन इकोनॉमी को क्या देखते हो, किस तरह से आपका नज़रिया है? क्या इंडियन इकोनॉमी आने वाले 1 डिकेड 2 डिकेड तक इसी गति से बढ़ती रहेगी? और आज के डेट में इंडिया के अंदर पर कैपिटा इनकम जो $2,500 के आसपास है, जिसकी बातचीत चल रही है कि डबल होने की संभावना है। जब भी ऐसा विश्व में किसी भी कंट्री में हुआ है तो पर्टिकुलर उस पीरियड में एक्सपोनेंशियल ग्रो हुई। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो जो हम लास्ट 20 साल देखे उसमें जो लास्ट मेरे हिसाब से 5-10 साल में ये टाइम आया है कि वर्ल्ड को इंडिया की पोटेंशियल रिकग्नाइज हो रहा है। जो पहले जो 10 साल था वो नॉर्मल ग्रोथ था, लेकिन जो लास्ट 4-5 साल में हुआ है, इंडिया इज द ओनली, मैं बोलता हूँ, एक कंट्री है जो एक ग्रोथ का एक ऑप्शन देती है। आज के दिन में अगर आप जो हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि जो वर्किंग एज पीपल है वो इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। तो और ग्लोबली क्या हो रहा है कि अभी US और जो भी डेवलप्ड मार्केट्स है वहाँ पे धीरे धीरे काम शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स अदर इमर्जिंग मार्केट्स। वो पहले से ही ट्रेंड था, लेकिन जो इंडिया ने पहले 20 साल जो बेनिफिट हुआ है वो सर्विसेज में हुआ है। इसीलिए आप IT देखें या कोई भी आउटसोर्सिंग देखें तो उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। अभी जो नेक्स्ट 15-20 साल की अपॉर्चुनिटी आएगी मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, क्योंकि अभी चाइना भी धीरे धीरे घटता जा रहा है एज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो वो अपने को ग्रोथ काफ़ी आएगी। और इन फ्यूचर में क्या है कि ग्लोबली भी US और यूरोप वगैरह वो अभी इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल समझ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे मेरे हिसाब से जो अगले 10-15 साल की ग्रोथ आएगी वो मैन्युफैक्चरिंग की आएगी। जो लास्ट 10-15 साल की ग्रोथ आई थी वो सर्विसेज में आई थी। और मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एक आपका एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है एंड अक्रॉस द चेन होता है। लाइक सर्विसेज में, IT में आपका है एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल को बेनिफिट करता है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक पूरे डाउन द स्पेक्ट्रम में आपको बेनिफिट करता है। जैसे आप फैक्ट्री ले ले तो आपको एग्जीक्यूटिव भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए, उससे नीचे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी चाहिए। तो ये एक जो ट्रेंड हो रहा है नेक्स्ट 10-15 साल, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ जो आपने बोला कि यहाँ से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और ऊपर से क्या होगा कि इंडिया वुड बी अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे हमारा कंप्लायंस, टैक्स टू GDP इम्प्रूव होते जा रहा है, हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है। तो अगर कोई आप इकोनॉमी को एनालाइज करें तो आप अदर देन ग्रोथ आपका फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट करना भी बहुत एब्सोल्युटली, मेरे को लगता है ये तीनों बहुत अच्छा फिट बैठेगा नेक्स्ट 10-15 साल। अगर आप लास्ट 15 साल बैठे तो हमारी ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन हमारा फिस्कल डेफिसिट एवरेज था और करंट अकाउंट डेफिसिट भी एवरेज था। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 15 साल देखें, ऐसा एक मौका आ सकता है कि तीनों वेरिएबल बहुत पॉजिटिव रहेंगी, वो हमारे ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इन शॉर्ट आई थिंक अभी बेस्ट टाइम इज येट टू कम इन द नेक्स्ट 10 to 15। ग्रेट। सर, नेक्स्ट जो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इंडियन इकोनॉमी अर्लियर डिमांड ड्रिवन थी, अभी सप्लाई ड्रिवन की तरफ चेंज हो रही है। अर्लियर जो भी एक लेवल से टैक्स कलेक्ट करके नरेगा महानरेगा में खर्च किया जाता था, आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको PLI स्कीम, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना है। तो ये सप्लाई साइड्स या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ भी इंडिया मूव हो रहा है। तो इसके प्रति आपका क्या ओपिनियन है? ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक वो सब्सिडी सबको दी जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गैस का देखें तो गैस का भाव ही कम होता था और सबको सब्सिडी दी जाती थी। जरूरत थी सिर्फ 10 या 15% ऑफ द पॉपुलेशन की। वो हमने 7-8 साल पहले चेंज कर दिया कि सिर्फ जिनको जरूरत है उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी और गैस आपको पूरा मार्केट प्राइस देना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर है जो अभी गैस में हुआ है, जो अभी फर्टिलाइजर में हुआ है,
काफ़ी जगह पे भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। इससे दो चीज़ होती है, एक आपका सब्सिडी कम हो जाती है और लीकेजेस भी निकल जाते हैं। जैसे अगर गैस है तो हो सकता है कि आपका 10 साल 15 साल पहले जो हाउस होल्ड का गैस है वो कमर्शियल में डाइवर्ट हो रहा हो, आज वो संभावना नहीं है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जो गवर्नमेंट दूसरी तरफ से जो कर रहा है, जो एमरेगा जो 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 डायरेक्ट पे आउट भी कम कर रहा है, ये फोर्स कर रहा है कि उनको नौकरी, इंस्टेड ऑफ गिविंग कि मैंने 10 लोगों को 1000 रुपया दिया पर महीना, इससे अच्छा मैं एक इंसेंटिव दे रहा हूँ एक कंपनी जो वो 10 लोगों को एम्प्लॉय करेगा 10,000 के पगार, तो वो एक बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बन जाता है। सर जैसा कि आप दो कैटेगरी के फंड अभी आप मैनेज कर रहे हैं, एक आपका एग्रेसिव हाइब्रिड है, दूसरा लार्ज एंड मिड कैप है। और लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो एज पर सेबी डेफिनेशन फर्स्ट 100 कंपनीज कम इनटू द लार्ज कैप, नेक्स्ट 150 कम इनटू द मिड कैप। तो आप दोनों को ब्लेंड में वाला फंड मैनेज करते हो जो आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पास्ट पर भी अच्छा, हिस्टोरिकली भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसके अंदर आपका एक्सपोजर, सेक्टर एक्सपोजर क्या है? पर्टिकुलर केमिकल कितना है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल्स कितना है, किस सेक्टर्स पे आप ओवरवेट हो, किस सेक्टर पे आप अंडरवेट? हाँ, जो मेरा बिगेस्ट ओवरवेट सेक्टर है वो फाइनेंशियल्स है, तकरीबन 32% है फाइनेंशियल सेक्टर में, और 6 से 7% मेरा एक्टिव वेट है, ओवरवेट है। क्योंकि पूरे मार्केट में मेरे को स्पेशली बैंकिंग सबसे सस्ता सेक्टर दिखता है विथ रिगार्ड्स टू ग्रोथ एंड लॉन्गर टर्म वैल्यूएशन। मार्केट में कोई परसेप्शन बैठी है कि बैंक शायद अच्छा नहीं करे, डिपॉजिट प्रेशर है, क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ सकता है। मेरे को लगता है उन सब की संभावना कम है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बैंकिंग अच्छा परफॉर्म करेगी, इसकी वजह से उनका वैल्यूएशन बढ़ सकता है इन लाइन विद द मार्केट। दूसरा मेरा हेल्थ केयर है, जहाँ पे बहुत फार्मास्यूटिकल हॉस्पिटल दोनों है। ये सेक्टर ने भी अच्छा ग्रोथ किया है एक्सपोर्ट में। और एक्सपोर्ट में अभी बिकॉज ऑफ चाइना एंड अदर फैक्टर्स बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो ये कंपनीज पूरा फायदा उठाएंगे। तो फार्मास्यूटिकल भी मेरा इसमें डायग्नोस्टिक नहीं, डायग्नोस्टिक नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल है और फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और तीसरा टेलीकॉम में मेरा पॉजिटिव। तो टेलीकॉम में भी मेरा मानना है कि सिर्फ 2 ही प्लेयर अभी बचे हैं। तीसरा इज अ फ्रेंच प्लेयर। तो मेरे को लगता है प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है और वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट नहीं करती है। चौथा है लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड, जहाँ पे एक एयरलाइन और शिपिंग कंपनी है। यहाँ पे भी मेरे को सप्लाई साइड का बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है कि काफ़ी सप्लाईज नहीं आ रही। और एयरलाइन सेक्टर आप देखें तो अभी सिर्फ वापस 2 ही प्लेयर बचे हुए हैं। तो मेरे को लग रहा है एयरलाइन में भी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है जो अभी मार्केट प्राइस में कैप्चर। तो ये मेरे की ओवरवेट है। आपने पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इसमें नहीं ली लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में? देखिए, ऐसा सेक्टर नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल थोड़ा L&T है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ऑटो है तो मैं थोड़ा अंडरवेट हूँ, लेकिन वो भी मैन्युफैक्चरिंग हो गया। आपका फार्मा भी मैन्युफैक्चरिंग। ग्रेट। तो हर जगह है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन एज अ सेक्टर एक इंडस्ट्रियल गुड्स ज़्यादा नहीं। व्हाट अबाउट IT? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द IT? हाँ, IT ऑल्सो आई एम पॉजिटिव, माइनर पॉजिटिव। IT भी वैल्यूएशन कॉल है कि वर्सेस द मार्केट वैल्यूएशन क्वाइट रीजनेबल। और मेरे को लग रहा है जो IT स्पेंडिंग जो काफ़ी क्वार्टर से चैलेंजिंग थी, वो धीरे धीरे अभी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि दैट सेक्टर विल डू वेल इन द कमिंग। अभी जो लार्ज एंड मिड कैप, इसमें लार्ज कैप कितना प्रोपोर्शनेट है, मिड कैप कितना प्रोपोर्शनेट है, क्या थोड़ा बहुत स्मॉल कैप भी आपने ले रखा है इसमें? तो देखिए, एज पर सेबी हमारा मिनिमम हमको 35 लार्ज कैप और 35 मिड कैप में रखना मैंडेटरी, राइट? हमने 48-49 के आसपास लार्ज कैप रखा है और मिड कैप 36-37 रखा है और स्मॉल कैप तकरीबन 12%। ग्रेट। और कारण ये है कि थोड़ा लार्ज कैप ज़्यादा रखा है क्योंकि हम वो फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और स्मॉल कैप भी इसीलिए रखा है कि क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत होते हैं। देखो, ये लिस्ट जो मिड कैप की डेफिनेशन हर 6 महीने बदलती रहती है। तो अगर हम मिड एंड स्मॉल रखेंगे जो इंटरचेंज हो सकता है, वो पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी या टर्नओवर कम करती है। और स्मॉल कैप भी रखा है क्योंकि स्मॉल कैप भी पोटेंशियल मिड कैप बन सकता है। एब्सोल्युटली। हमने ऐसे स्मॉल कैप्स रखा है जो शायद 6 महीने, 1 साल, 2 साल में पोटेंशियल मिड कैप बन सकते हैं। एक आपका फायदा भी होगा और दूसरा आपका मिड कैप भी वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हिस्टोरिकली आपके फंड से बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है।
आने वाले समय में क्या ये डबल डिजिट रिटर्न डिलीवर करने की संभावना है अगर 5 years प्लस का व्यू हो इन्वेस्टर को? क्योंकि ऑल द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, but past performance may or may not perform into the future. हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है, वो थैंक्स टू द मार्केट, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा। लेकिन देखिए हमारा चैलेंज ये है कि हमारा रिटर्न इट इज़ लिमिटेड टू द मार्केट। अब मार्केट से हम यही एक कोशिश करते हैं कि 2 से 3% हम आउट परफॉर्म करें वर्सेस द मार्केट। तो एंड में मार्केट जितना रिटर्न देगा नेक्स्ट 3 साल 5 साल, उसी के बेसिस पे हम रिटर्न दे सकते हैं। तो और हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट क्लोजर टू डबल डिजिट देगा। इट विल नॉट बी एज गुड एज जो पहले लास्ट 3 साल 5 साल डिड नॉट पुश। वो एक बेस है और एक फेवरेबल पी रेटिंग हो गया है। यहाँ से मेरे को पी री रेटिंग कम लग रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। तो अगर आप 3 साल का अर्निंग्स ग्रोथ मेरे हिसाब से 12-13% आना चाहिए, उस हिसाब से मार्केट बढ़ सकता है। उससे थोड़ा 200 बिप ज़्यादा हम देने की कोशिश करेंगे लास्ट एडमिट के। सर, एक्टिव और पैसिव में भी बड़ा जंग है, और अभी आप एक्टिव फंड की अपन बात करें तो ये बेंचमार्क से कितना बीट कर रहा है? अगर आप 1 साल देखो तो अच्छा है, 5-6% के ऊपर है। और 3 साल भी तकरीबन 1.5% CAGR है, 1 to 1.5। 5 साल में जस्ट अबाउट बीट, मे बी 20-30 बिप्स वर्सेस बेंच। क्या ये उस एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन फंड है जिसका एग्रेसिव हाई रिस्क प्रोफाइल है? जी, बिकॉज इसमें दोनों मिड एंड लार्ज कैप है और थोड़ा स्मॉल कैप भी है। तो फॉर एन एग्रेसिव फंड इन्वेस्टर भी ये काफ़ी सूटेबल फंड। ग्रेट। सर, मेरा नेक्स्ट आपका जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है और मीडियम रिस्क लेने वाले का, लोअर टू मीडियम रिस्क लेने वाले की बेहतरीन कैटेगरी है। और आज की डेट में इंटरेस्ट रेट के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी समय से अपन देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाली है, बट अभी तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुई है, बट वेरी सून होने वाली है। तो आप इंटरेस्ट रेट के प्रति क्या ओपिनियन आपका, क्या होगा? नहीं, जो इंटरेस्ट रेट जो कट है हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में ही है लास्ट 1 साल से, और हमने इसीलिए कट नहीं किया क्योंकि हमारा यूएस का रेट ऊपर में है। और अगर हम वो यूएस का इंडिया का जो डिफरेंशियल रेट है वो अगर हम कम करते हैं तो हमारे एक्सचेंज पे काफ़ी प्रेशर आ सकता है, इसीलिए हमने रेट कम नहीं किया। अब बातें चल रही है यूएस में कि यूएस में थोड़ा रेसेशन ट्रेंड्स आ रहे हैं और वहाँ पे भी इन्फ्लेशन कम हो रहा है। वहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है कि 25 से 50 बिप्स का इंटरेस्ट रेट कट आएगा। जैसे ही वहाँ से सिग्नल आता है, आई एम श्योर इंडिया में भी वो क्यू लेके डेफिनेटली एक इंटरेस्ट रेट कट आएगा उनके पीछे, और इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है, और वो एक परफेक्ट इम्पेटस रहेगा हमारा वापस ग्रोथ जर्नी रिज्यूम करने की। क्या इंटरेस्ट रेट डाउन आएगा तो इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे? देखिए, कहना मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी पी मल्टीपल काफ़ी हाई है। ये बहुत वैलिड रहता है अगर मल्टीपल कम होता है। ऑलरेडी अगर आप 20-22 पे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ से ज़्यादा ट्रेड होगा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ थोड़े सेक्टर्स को बेनिफिट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर को बेनिफिट होगा, क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी, रियल एस्टेट सेक्टर को बेनिफिट होगा, वापस डिमांड बढ़ेगी, ऑल्टो को बेनिफिट होगा। तो बाय एंड लार्ज बेनिफिशियल है, लेकिन तो सर्टेन एक्सटेंट वो वैल्यूएशन में कैप्चर हो चुका है, और डेट मार्केट के लिए शायद ज़्यादा बेनिफिट हो सके क्योंकि जो ड्यूरेशन फंड है काफ़ी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आप एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है उसके अंदर जो इक्विटी पोर्शन है उसके अंदर क्या है, लार्ज मिड स्मॉल का क्या एक्सपोजर है? उसमें 70%, 65 to 70% लार्ज है, 15 से 20 मिड है और बाकी स्मॉल के। ओके, उसमें हमने इसीलिए ज़्यादा रखा है टू गिव स्टेबिलिटी टू द फंड। वहाँ पे हम मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं, तो हमने थोड़ा वेटेज ज़्यादा रखा है एज कम्पेयर टू लार्ज एंड मिड कैप। और उसके अंदर सेक्टर एक्सपोजर्स क्या है? पर्टिकुलर है जो भी पोर्टफोलियो, देखिए स्टॉक वाइज दोनों का सेम, ओके, लार्ज एंड मिड वेटेजेस डिफर करते हैं। ओके, तो आप यही देखिए तो फाइनेंशियल सर्विसेज लार्जेस्ट सेक्टर है, उसके बाद आईटी है, उसके बाद फार्मा है, टेलीकॉम है, सर्विसेज, और ऑटोमोबाइल में हमारा अंडरवेट है। हमारा है 5.5%, लेकिन हमारा अंडरवेट है। मेटल्स वगैरह में भी थोड़ा स्लाइट अंडरवेट। ओके, ओके। और पर्टिकुलर जो डेट पोर्शन है उसके अंदर कितने ड्यूरेशंस के पेपर्स?
हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है डेट की, क्योंकि हम इक्विटी में रिस्क ले रहे हैं, तो हमने डेट में हमने ये तय किया है कि हम 3 से 6 साल तक की ड्यूरेशन लेंगे। आज के दिन में मिड पॉइंट है, लेकिन हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो 6 कभी क्रॉस नहीं करे और 3 से भी वो नीचे नहीं जाए। तो ये थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किया है। और दूसरा, जो हम क्रेडिट क्वालिटी है वो भी हम बहुत अच्छा मेंटेन करेंगे, इधर गवर्नमेंट पेपर या AAA, एट बेस्ट हम AA+। ओके ओके, क्या एक्सपेक्टेशन है इस कैटेगरी से? एवरेज रिटर्न की क्या संभावना है? और हिस्टोरिकली क्या है, उसने बेंचमार्क के साथ कैसे बीट किया है या इक्विवेलेंट रहा है? ये फंड ने कंपैरेटिवली अच्छा किया है। आप 1, 3, 5 साल में हमारा आउट परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 15 to 20% CAGR है ओवर द बेंचमार्क आउट परफॉर्मेंस, तो हमारा काफ़ी अच्छा है। और जो मैं उम्मीद करता हूँ सिमिलर, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन भी आंसर किया कि हमारा एटलीस्ट बेंचमार्क से 200-300 बिप्स हायर आना चाहिए। ओके, और क्या इस फंड के अंदर कोई मंथली इनकम भी ले सकता है HWP? आपके हिसाब से मंथली विड्रॉल भी अलाउड है? हाँ, अलाउड है। तो हमने 10% हमने फ्री करके रखा है विड्रॉल फ्री, तो वो इसी को फेवर करने के लिए। और ये फंड काफ़ी स्टेबल है, तो SWP के लिए आई थिंक वो जो क्रिटिकल है, जो फंड जो लेस वोलेटाइल, ये फंड वो काफ़ी क्राइटेरिया मीट करता है। ओके, तो SWP के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। क्या ये हिस्टोरिकली तो इसने डबल डिजिट हैंडसम रिटर्न दिया है, कमिंग टाइम में भी ये डबल डिजिट की पूरी संभावना है? क्योंकि 65% प्लस इसका इक्विटी एक्सपोजर है। वो इक्विटी रिटर्न पे डिपेंड करता है, तो मैं ऐसे कमिट नहीं कर सकता। Nobody can commit into the equity market. तो जो आपको जैसे एक ही चीज़ कमिट कर सकता हूँ कि हमारी कोशिश रहेगी कि इक्विटी से 200-300 पे आपने हिस्टोरिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, पर्टिकुलर हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड में बात करें तो टॉप 5 में ऑलवेज स्टैंडिंग मैंने देखी है, टॉप 10 में ऑलवेज स्टैंडिंग देखी। तो आपने ऐसा क्या स्पेशल टेक किया जिसके कारण आप क्वार्टर 1 और टॉप 3 टॉप 5 में आप स्टैंडिंग रहा है इंडस्ट्री में? पर क्या आपने ऐसा स्पेशल किया है जो बाकी लोगों ने नहीं किया इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर एग्रेसिव हाइब्रिड में? जी, इक्विटी में जो हमारा फोकस हमेशा हमारा वैल्यूएशन पे रहा है और एक डिसिप्लिन। जब भी हमने देखा है कोई स्टॉक या सेक्टर वैल्यूएशन पे है या वैल्यू में है, हमने वो शॉर्ट टर्म रिस्क लेके लिया है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कोई अगर स्टॉक या सेक्टर कोई थोड़ी सी भी सस्ती वैल्यूएशन में हो, एक मार्केट स्केप्टिसिज्म होता है और उसमें भी इमीडिएट पैसा बनाना मुश्किल होता है। आपने एक ओवरवेट पोजीशन ले लिया कोई सेक्टर में जिसका खराब साइकिल चल रहा है, जहाँ पे लोग एज ऑफ डेट नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन अच्छा है। आप ट्रेडिशनली आप कोई भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो एक अच्छा लेवल है लेने का, लेकिन वो माहौल ऐसा हो जाता है कि लोग आपसे पूछते हैं कि आपने ये सेक्टर में अभी क्यों लिया, आप थोड़ा रुक जाते। तो वो हमने एक डिसिप्लिन अप्रोच में हमेशा, जब भी कोई सेक्टर वैल्यू में आई है, जैसे मेटल्स आई है 2 साल पहले या आपके IT आया था 3 साल पहले, तो हमने वो डिसिप्लिन बेसिस में हमने दिया है। और जैसे ही वो सेक्टर फोकस में आके आउट परफॉर्म करता है सिग्निफिकेंटली, हमने प्रॉफिट बुक किया है, विच इज अगेन अगेंस्ट द मार्केट। तो बोलेंगे सेक्टर इतना अच्छा कर रहे हैं, आपने प्रॉफिट क्यों बुक किया? वो एक अच्छी डिसिप्लिन हमने मेंटेन किया है लास्ट 3 से 5 साल, जो हमको ये रिटर्न देगा। ओके, क्या आपने इसमें एनर्जी सेक्टर्स पे कुछ फोकस किया है? आने वाले समय में एनर्जी का भी बूस्ट लगता है किस पोर्टफोलियो में? देखिए, एनर्जी में है मेरा एक्सपोजर, लेकिन मेरा अंडरवेट एक्सपोजर है। एनर्जी क्या है, एक बहुत वॉलेटाइल, आपका 3 डिफरेंट सेगमेंट है। आपका क्रूड है, आपका रिफाइनिंग है और आपका गैस। तीनों का अलग साइकिल है और तीनों वॉलेटाइल। ऐसा भी हुआ है कि हमने 1 साल पहले हम ओवरवेट गए थे बिकॉज हमको वैल्यूएशन तीनों सेगमेंट के अच्छे लग रहे। राइट, आज के दिन में जिस हिसाब से क्रूड घट रहा है, मेरे को अपस्ट्रीम में इतना वैल्यू लगता नहीं है और हमारा जो एक्सपोजर है वो सिर्फ गैस और एक कंग्लोमरेट में है। और गैस अभी ये मेरे को ठीक लग रहा है क्योंकि गैस में डिमांड काफ़ी आ सकती है और प्राइसिंग भी 1 साल बाद ग्लोबल प्राइसिंग भी घट सकती है। और गैस में हमारा फ़ायदा होता है क्योंकि गैस में भी है ना नेट इम्पोर्टर ऑफ गैस, तो अगर प्राइसिंग कम होती है तो गैस कंपनीज जो हैं उनको बहुत फायदा होता है। तो हमने बेट लिया है गैस में। अगर ये ट्रेंड रहा तो हम शायद OMCs भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अभी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। ये कमोडिटी और वॉलेटाइल सेक्टर है और आपको जब ही लेना है जब वर्स्ट में हो और वैल्यूएशन आपके पेपर।
ग्रेट। वो स्थिति अभी तक आई नहीं। वहाँ एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड भी हाई रिस्क के ही पार्ट हैं और लंबे समय में बेहतरीन दिखाई देता है। तो मैं आपके की नोट्स चाहता हूँ कि आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है, आप दोनों अच्छे फंड मैनेज कर रहे हो, बहुत सुपीरियर रिटर्न आ रहे हैं, तो हमारे इन्वेस्टर को क्या स्पेशल करना चाहिए जिससे कि उनकी वेल्थ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है? देखिए, अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या मेरा जैसा फंड मैनेजर है या कोई भी बड़ा सीजनड इन्वेस्टर है, एक ही चीज़ आपको चाहिए, हाँ। वो है डिसिप्लिन। ग्रेट। और कोई, ये बहुत सिंपल है, आप डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। प्रॉब्लम यही आती है कि बिकॉज मार्केट में इतना हल्ला रहता है कि हम वो फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर आपने SIP किया है तो मार्केट 10-20% गिरे तो फिर भी आप अपना SIP चालू रखिए, SIP आप बंद मत कीजिए। ग्रेट। उल्टा आप नीचे में और इन्वेस्ट कीजिए, ग्रेट। तभी आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर Great, great. So discipline is the key success. If any investor is doing the properly and having the proper discipline, then he will make the huge wealth over the long time. Thank you so much. Thank you so much. इस समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से थैंक Thank you. थैंक यू। ओके प्लीज लगता है आपने मेरे पे काफी रिसर्च सॉरी